जी गाइस, तो इस कोर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं नमपाई को। इससे जो हमारा पिछला कोर्स था, जो कि हमारे पास था पांडास का कोर्स, ठीक है? पांडास में हमने ये देखा था कि पांडास है क्या, डेटा साइंस के अंदर यूज़ क्यों हो रही है और उसके साथ काम किस तरह करना है, ठीक है? तो सेम इस कोर्स में हमने मतलब पांडास के बाद हमने मूव किया है नमपाई की तरफ और नमपाई में अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नमपाई हमारे पास है क्या, डेटा साइंस के अंदर क्यों इसको यूज़ किया जाता है और इसके साथ काम किस तरह करेंगे, ठीक है? तो नमपाई के बारे में थोड़ा बहुत पहले हम इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि नमपाई को किस तरह आपने सेटअप करना है एंड देन नमपाई के ऊपर आपने काम किस तरह करना है, सही है? तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो नमपाई है वो बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे वो कहता है कि नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। मतलब के वो कहते हैं कि नमपाई को कहा जाता है न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन इसका नाम क्यों पड़ा या इसको क्यों न्यूमेरिकल पाइथन कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखें, आपके पास डेटा साइंस में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है, जिन पे आप एनालिसिस वगैरह करते हैं। अब जब आपके पास डेटा सेट्स होंगे तो डेटा सेट्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होंगी और उन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए या उनके ऊपर एनालिसिस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल पाइथन, मतलब कि नमपाई, ठीक है, जिसे आप एनपी भी बुलाते हैं, सही है? यहाँ पे वो कहते हैं कि इट इज अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी। ये आपके पास पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एंड वर्किंग विद अरेज, ठीक है? ये आपके पास एक बहुत ही पाइथन की पावरफुल लाइब्रेरी है अगर आपने न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर अगर आपने काम करना है? अगर आपने न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम करना है तो ये न्यूमेरिकल पाइथन, मतलब कि नमपाई, आपके पास एक बहुत ही पावरफुल पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है? अब वहाँ पे वो कहता है कि नमपाई इज मेनली यूज्ड इन डेटा साइंस। नमपाई जो है वो ज्यादातर जो मतलब जो उसका मेन एरिया है वो कहाँ पे वो यूज होती है? डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर एंड डेटा एनालिसिस के अंदर। ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पे नमपाई का अच्छा खासा यूज होता है। थोड़ा बहुत भी नहीं, अच्छा खासा। जहाँ जहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होगा वहां वहां पे आपके पास नमपाई जो है वो यूटिलाइज होती हुई आपको नजर आए। सी, अब वो मजीद कहते हैं कि numpy allows us to work with large amount of numerical data। वो कहते हैं कि numpy आप लोगों को अलाउ करता है किसके साथ? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करने के लिए, ठीक है? numpy, अगर आपके पास जो डेटा है ना, न्यूमेरिक डेटा, वो बहुत ज्यादा है तो numpy आपको अलाउ करता है कि आप उसको मतलब उसके ऊपर एनालिसिस करें या कैलकुलेशंस करें यूजिंग numpy, ठीक है? इन अ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट वे। तो मेन जो चीज है ना वो ये है, इन अ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट। मतलब अगर वैसे आपके पास कोई न्यूमेरिक डेटा हो, अगर आपने उस पर कोई ना कोई काम करना हो तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप नमपाई का यूज नहीं करते, ठीक है? अगर आप सिंपल कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हैं ना और न्यूमेरिक डेटा आपके पास है और आप कुछ एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं, तब भी आप उतना बेहतरीन एनालिसिस नहीं कर सकते जितना बेहतरीन आप नमपाई को यूज करके उस डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। वो क्यों? देखिए, नमपाई के अंदर बहुत सी चीजें इस तरह बिल्ट इन चीजें आपको मिल जाती है ना कि जो स्पेशल बनी एनालिसिस के लिए या जो बनी ही मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उनको मतलब एनालिसिस करके उनको ट्रेन करने के लिए, ठीक है? तो इस तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि नमपाई कर सकता है और बाकी जो चीजें हैं वो नहीं कर सकते। इसी वजह से नमपाई को स्पेशल नाम भी दिया गया है न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है? मतलब इसके अंदर आप हर किस्म के न्यूमेरिक डेटा के साथ आप क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, सही है? यहाँ पे वो कहता है कि numpy वर्क्स वेरी वेल विद अदर लाइब्रेरीज। numpy जो है ना वो इतना बेहतरीन काम अकेले नहीं करता। क्यों अकेले नहीं करता? देखें, numpy को चाहिए डेटा। डेटा आप किस तरह मतलब डेटा की फाइल्स को आप किस तरह रीड करते हैं? वो हमने पांडास के कोर्स में देखा था कि हम जो है वो पांडास के थ्रू डेटा की फाइल्स को रीड करते हैं। तो numpy जो है ना वो इन सारी लाइब्रेरीज के साथ मिलकर काम करता है। पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, scikit-learn, प्लॉटली, इन सब के साथ मिलके जो है वो numpy जो है वो एक बेहतर तरीके के साथ काम कर सकता है, ठीक है? तो अगर आपके पास अगर आप ये सोचते हैं ना कि हम मैंने पांडास सीख ली तो मुझे numpy सीखने की जरूरत नहीं है, या मैंने numpy सीख ली तो मुझे पांडास सीखने की जरूरत नहीं, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये सारी लाइब्रेरीज आएंगी तो तभी मिल के आप जो है ना एक एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है? एनालिसिस के लिए ये 5-6 लाइब्रेरीज है वो जरूरी है, ठीक है? फिर जब आप आगे मशीन लर्निंग पे जाएंगे, डीप लर्निंग पे जाएंगे तो फिर उसकी अलग से लाइब्रेरीज हैं, ठीक है? फिर वो भी आपको सीखनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो पांडास, numpy, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, ये आपको हर जगह काम आएंगे। अगर आप डेटा साइंस करना चाहते हैं, आप एआई में जाना चाहते हैं, अगर आप मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, डीप लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्या होंगी? काम आएंगी, ठीक है? तो numpy
बाकी लाइब्रेरीज के साथ बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है? मतलब आप बाकी लाइब्रेरीज के थ्रू डेटा रीड आउट करें, ठीक है? और नमपाई के थ्रू उस डेटा के ऊपर क्या करें, न्यूमेरिक डेटा के ऊपर आप क्या करें, जो है उसके मेथड्स वगैरह यूज़ करके उससे उसको क्या कहते हैं एनालिसिस आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं, सही है? यहाँ पे भी यही क्वेश्चन आ गया है, व्हाई वी यूज़ नमपाई इन डेटा साइंस? हम डेटा साइंस के अंदर जो है वो नमपाई का क्यों यूज़ करते हैं? तो यही क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों से पूछ भी रहा था कि हम डेटा साइंस के अंदर नमपाई को क्यों यूज़ करते हैं, या मशीन लर्निंग के अंदर या बाकी जगह के अंदर हम नमपाई का यूज़ क्यों करते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नमपाई को हम क्यों यूज़ करते हैं। ये कहता है कि इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर वी डील विद लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है? जब भी डेटा की बात आएगी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें न्यूमेरिकल डेटा ना हो। न्यूमेरिकल डेटा होगा ही होगा, ठीक है? न्यूमेरिकल डेटा आपको अक्सर जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे वो यही कहते हैं कि जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं, तो आपको डील करना होता है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटा के साथ, ठीक है? तो वर्किंग विद दिस डेटा यूजिंग नॉर्मल पाइथन लिस्ट्स इज़ वेरी स्लो एंड डिफिकल्ट। अगर आप सिंपल पाइथन जो अभी तक हम पढ़ चुके थे, सिंपल पाइथन जो कि हमने अल्टीमेट पाइथन कोर्स के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है? अगर वहाँ पे हम बात करें, तो वो जो पाइथन है वो बहुत बेसिक पाइथन है, ठीक है? वो हम सीखते हैं कि हम आगे कल की इन लाइब्रेरीज़ के अंदर काम कर सकें, ठीक है? वो पाइथन हम क्यों सीखते हैं? देखिए उस पाइथन का इतना ज़्यादा काम नहीं है, वो बिल्कुल फाउंडेशन है पाइथन की, ठीक है? वो जो पाइथन हम सीखते हैं, जो सिंटैक्स होता है, जो हम वेरिएबल्स बनाना सीखते हैं, जो हम डेटा टाइप्स बनाना सीखते हैं, वो बिल्कुल इंतहाई सिंपल पाइथन है, ठीक है? उसको हम इस वजह से सीखते हैं कि हम जो आगे चल के लाइब्रेरीज़ हैं, ये सीख सकें, हम आगे चल के मशीन लर्निंग के अंदर काम कर सकते हैं, डीप लर्निंग के अंदर काम तो कर सकें। इस वजह से वो हम पाइथन हम सीखते हैं, ठीक है? अपने कांसेप्ट्स क्लियर करने के लिए कि हम डीएसए के अंदर जाके काम कर सकें, हम डीएसए सीख सकें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस वजह से सीखे हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल पाइथन की लिस्ट वगैरह यूज़ करते हो ना, जो हम पाइथन के अंदर जो हमने लिस्ट वगैरह, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज़ ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है? उसमें से एक है लिस्ट, ठीक है? वो कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल पाइथन की लिस्ट को यूज़ करते हो ना न्यूमेरिकल डेटा को मतलब उसके ऊपर काम करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो वो प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर आप यूज़ करते हैं किसको? यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप यूज़ करते हैं numpy को, तो ये आपके काम को सिंपल, फास्ट एंड एफिशिएंट बनाता है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है numpy मेक्स दिस प्रोसेस सिंपल, फास्ट एंड एफिशिएंट, ठीक है? इट प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शंस टू, और ये आपको बिल्ट इन फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। एक तो ये आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप न्यूमेरिक डेटा के साथ काम करो। ऊपर से ये कहता है कि मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं इनको एनालिसिस करने के लिए, तो वो सारे भी आप यूज़ करो और अपने डेटा को एनालिसिस करो। इतना कुछ ये आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? नोट बेशक अगर आप साथ में नहीं करना चाहते, तो बेशक आप अपने साथ नोट मत करें। ये जो नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये आपको मिल जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? codevidishfaq.com पे आप आ जाएँगे, यहाँ पे जो नोट्स का सेक्शन है, आप यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट numpy कोर्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? जो हम कोड की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जो नोट्स होंगे, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने पांडास का कोर्स करना है, अगर आपने पहले पांडास नहीं किया हो, तो आप पांडास का कोड, ये 8 लेसन्स हैं, आप इसको कवर आउट कर लें, ठीक है? अगर आप डेटा स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, ठीक है, डीएसए करना चाहते हैं, तो उसका मैंने अभी जो है ना वो ट्यूटोरियल्स जो है वो शुरू किए हुए हैं, ठीक है? तो अभी इसका फर्स्ट ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया है, बाकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं साथ-साथ जो है वो अपलोड करता रहूँगा। तो आप इन चीज़ों को भी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, सही है? नोट्स आपको जो है वो मिल जाएँगे, नोट्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, और जो कोड मैं करूँगा ना वो भी आपको मिल जाएगा। जो कोड अभी हम यहाँ पे numpy सीखते वक़्त जो कोड हम करेंगे, ठीक है? वो सारा का सारा कोड, जितनी भी प्रैक्टिस होगी, वो भी वहीं पे नोट्स के साथ ही अवेलेबल होगी। उसका अलग फ़ोल्डर होगा, नोट्स का अलग फ़ोल्डर होगा। नोट्स वाले फ़ोल्डर में नोट्स की पीडीएफ्स होंगी, और जो प्रैक्टिस वाला फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर सारे प्रैक्टिस की जुपिटर नोटबुक की जो फाइल्स हैं, वो आप लोगों को मिल जाएँगी, ठीक है? अब यहाँ पे वो कहता है कि इसके कुछ जो है ना फंक्शंस है, सॉरी, ठीक है ना? यहाँ पे इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो वो कौन-कौन से हैं? ये कहता है कि क्रिएट एंड स्टोर लार्ज अरेज ऑफ नंबर्स, ठीक है? numpy जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है और स्टोर करता है लार्ज अरेज ऑफ नंबर्स, ठीक है? बड़ी-बड़ी अरेज को जो है वो ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है? ऊपर से वो कहता है कि परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन एंटायर अरे एट वंस, पूरी की पूरी अरे पे, चाहे आपकी अरे जितना भी बड़ा है, ठीक है ना? जो आपके पास लिस्ट है वैल्यूज की, वो आपके पास जितनी भी बड़ी है, ये कहता है कि उस एक लिस्ट पे एट अ टाइम, ये सारी की सारी लिस्ट पे जितनी भी बड़ी उसके अंदर मतलब जितनी भी तादाद में उसके अंदर वैल्यूज है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है उसके ऊपर परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि ये कहेगा कि अगर 10 वैल्यू हो तब मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता, ये मेरी पहुंच से दूर है, ऐसे वो नहीं कहता। ये कहता है कि अगर आपकी उस अरे में
1 लाख या 1 करोड़ भी वैल्यूज होंगी, तब भी मैं अगर उसको मुझे बोलोगे ना सम कर दो, तो मैं एक ही बार में उस सबका सम निकाल के दे दूंगा, एक ही बार में उस सबका मीन निकाल के दे दूंगा, मीडियन निकाल के दे दूंगा, उस सबका मैं जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे दूं। ठीक है, तो ये नहीं कहता कि नहीं मेरे इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये कहते हैं कि जितनी भी बड़ी अरे हो मैं उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ। सही है ना? यहाँ पे वो कहता है कि रीशेप एंड मैनिपुलेट डेटा इजीली। ये कहता है कि आप ये जो अरेज हैं इनको रीशेप कर सकते हो, मतलब इनके अंदर वैल्यूज चेंज कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा को चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर वो मजीद कहता है कि परफॉर्म स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस क्विकली। जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, क्योंकि देखिए आप एनालिसिस करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब चीजें आपको चाहिए होती है, ठीक है? तो अगर आप अरेज के ऊपर ये सारी चीजें मतलब स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो है बहुत ही तेजी के साथ जो है उनका रिजल्ट आपको देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन लगाया और फिर आपको घंटों वेट करना पड़ेगा, नहीं। ये जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है बहुत ही क्विकली परफॉर्म करता है। देखिए आपने आपके पास कुछ वैल्यूज है या आपके पास कुछ अरेज है, आप उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल और कुछ फंक्शंस वगैरह अप्लाई करते हैं, मतलब कैलकुलेशंस करते हैं, फिर इन सेकंड्स जो है ये आपको उसका रिजल्ट जो है वो आपको दे देगा। ठीक है ना? वर्क विद मल्टी डायमेंशनल डेटा, ये मल्टी डायमेंशनल डेटा के ऊपर भी काम करता है। मल्टी डायमेंशनल क्या होती है, मतलब कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के अरेज होती हैं, जैसे कि इसके अंदर अरेज के टाइप है 1D अरे मतलब 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल अरे। तो आप इनके ऊपर भी जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आपका डेटा जो है ना और उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं जो कि मतलब एक 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल है, तब भी आप जो है इसके numpy को यूज करते हुए उनके ऊपर जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सही है? Because of these features, NumPy is the foundation of almost every data science library. इन्हीं फीचर्स की वजह से NumPy जो है वो क्या है, फाउंडेशन है इस चीज की, हर डेटा साइंस लाइब्रेरी की। डेटा साइंस लाइब्रेरी की ये फाउंडेशन है। मतलब डेटा साइंस अगर आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए? आपको पांडास चाहिए, आपको मैटप्लॉटलिब चाहिए, आपको सीबोर्न चाहिए, ठीक है, आपको प्लॉटली चाहिए, या आपको बाकी जैसे scikit learn है मशीन लर्निंग के लिए। अगर आपको इनमें काम करना है तो आपके पास न्यूमेरिक डेटा तो होगा, और न्यूमेरिक डेटा को आप किसके थ्रू जो है वो सेट सारा मतलब एनालिसिस करेंगे या किसके थ्रू सेट करेंगे? numpy के थ्रू करेंगे। अगर आपको numpy नहीं आती तो आप क्या करेंगे फिर वहां? आप नॉर्मल पाइथन का यूज करेंगे, वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप numpy नहीं सीख पा रहे तो फिर वो आप उसके जो एल्गोरिथम है या जो वो जो आप कोड करेंगे फिर वो आप किस तरह करेंगे? ठीक है ना? तो numpy जो है ये फाउंडेशन है, लाजमी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपैरिजन देख लेते हैं numpy वर्सेस पाइथन लिस्ट का। जो आपके पास numpy है और जो आपके पास पाइथन लिस्ट है, इनमें फर्क क्या है? तो यहाँ पे कहता है कि यू माइट आस्क व्हाई यूज numpy व्हेन पाइथन ऑलरेडी हैज लिस्ट। अगर वो कहते हैं कि बहुत से बंदों के क्वेश्चन होते हैं कि पाइथन के अंदर जो लिस्ट जो है वो अवेलेबल है, तो हम numpy का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि numpy के अंदर अरेज हैं और पाइथन में ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है। अब अरेज और लिस्ट बेसिकली देखने में तो सेम सेम होती है, लेकिन फर्क होता है। अब वो फर्क जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सबसे पहला फीचर जो है वो स्पीड। ठीक है, वो कहता है कि पाइथन लिस्ट जो है वो स्लो है। क्यों स्लो है वो आपको पता होगा, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज आप कर सकते हैं, या जब वो उसको मतलब आप उसके ऊपर कोई फंक्शंस वगैरह या कोई वैल्यूज वगैरह आप सर्च करना चाहते हैं, देन आपको लूप्स का यूज करना पड़ता है। तो ये चीजें जो है वो numpy में नहीं थे। numpy के अंदर अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो विद इन सेकंड्स जो है वो काम करता है, उसके लिए आपको कोई लूप्स वगैरह ऐसी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो numpy अरे जो है वो यहाँ पे जीत जाता है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है। यहाँ पे फिर पाइथन लिस्ट में मेमोरी की बात आती है। फीचर कौन सा है? मेमोरी। जो पाइथन लिस्ट है वो मेमोरी यूज करता है बहुत ज्यादा। क्यों? देखें, अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट में आप सेम टाइप ऑफ वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज जो है वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने एक वैल्यू स्टोर की है इंट की और दूसरी आपने स्ट्रिंग की स्टोर की है, तो वो मेमोरी क्या है, वो मेमोरी ज्यादा कर लेता है, बेशक आपने सिर्फ एक ही स्ट्रिंग की वैल्यू क्यों स्टोर नहीं की। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं numpy अरे की, तो वो कहते हैं कि यूज लेस मेमोरी। क्या करता है? numpy अरे जो है वो क्या करता है, लेस मेमोरी यूज करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप सेम टाइप ऑफ वैल्यूज है वो स्टोर करते हैं, इस वजह से इसके अंदर जो मेमोरी है वो बच जाती है, मतलब वो ज्यादा मेमोरी यूज नहीं करता। मैथ ऑपरेशंस मैनुअली लूप्स नीडेड। अगर आपने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना अरे के लिस्ट के ऊपर पाइथन की, तो उसके लिए पहले आप लूप्स लगाते हैं। लूप्स से फिर एक एक एलिमेंट आपके पास आता है, देन वो ऐड होता है, सबट्रैक्ट होता है, या जो भी होता है, देन जाके आपको एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे numpy के अंदर इसके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और उसको हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं पूरी की पूरी अरे के ऊपर। ठीक है ना? फिर हमारे पास आती है डेटा टाइप। मिक्स डेटा टाइप अलाउड है पाइथन लिस्ट के अंदर, लेकिन numpy के अंदर सिर्फ सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स जो है वो अलाउ हैं एक अरे के अंदर। ठीक है, साइज की बात करते हैं तो पाइथन जो है वो कैन ग्रो डायनामिकली। आप जब चाहें कोई वैल्यूज आप नहीं ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है numpy के अंदर। ठीक है,
numpy के अंदर अगर आपने एक बार अरे बना दी तो फिर आप उसके अंदर मजीद जो है वो चीजें चेंज नहीं, मतलब उसका साइज आप फिर इंक्रीज नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई नई वैल्यूज जो है वो आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ इनके कंपैरिजन, इनका डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मजीद लिखा हुआ है numpy is 50 times faster than python list for numerical operations। अगर आप numerical operations की बात करते हैं ना, बाकी नहीं, जस्ट numerical and statistical and इस तरह की चीजों के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो वो कहता है कि numpy 50 टाइम्स, क्या numpy 50 टाइम्स जो है वो फास्टर है किसके थ्रू, मतलब किसके मुकाबले में, पाइथन लिस्ट के मुकाबले में। ठीक है, दिस इज व्हाई एवरी डेटा साइंटिस्ट यूजेस numpy। तो जितने भी बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं, अगर उन्हें न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम करना होता है तो वो किसको यूज करते हैं, वो यूज करते हैं numpy को। ठीक है, किसको यूज करते हैं, numpy को यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं numpy को, तो अपने इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, मैंने फाइल बनाई हुई है, आपने भी फाइल बना लेनी है। फाइल बनाने का तरीकाकार क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप यहाँ पे जाएं, कोई भी फोल्डर आप अपने पास बना लें, वहां पे आप अपनी फाइल का नाम रखें। फाइल का नाम रखने के बाद आपने लगाना है .ipynb। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाई हुई ना, ये numpy-tut01 practice.ipynb। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जुपिटर नोटबुक है। ठीक है, अगर आपके VS कोड में आपको जुपिटर नोटबुक सेटअप करना नहीं आता या ये सारी चीजें नहीं आती, तो ये मैंने पांडास में ऑलरेडी बताया हुआ, इस चीज के ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आती, आप की पहली लाइब्रेरी ही नाम पाए, तो आप ऐसा करेंगे, ये कंप्लीट पांडास कोर्स में जाएं, यहाँ पे व्यू फुल कोर्स पे आप क्लिक करें, और ये जो पहला पहला लेक्चर है ना, सेटअप मिनीकोंडा एंड VS कोड, इसको सिर्फ आप देख लें। ठीक है, इसको देखने के बाद आप नाम पे दोबारा आ जाए। इसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह आप VS कोड के अंदर जुपिटर नोटबुक वगैरह सेट कर सकते हैं, किस तरह आप जो है उसके अंदर मिनीकोंडा वगैरह सेट कर सकते हैं, सब कुछ आप सेट कर सकते हैं, और देन आप उसके अंदर जुपिटर नोटबुक की फाइल बना के सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की हुई है। अब हम जो है यहाँ पे किस तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं कि अब हमने numpy के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैंने उसी ट्यूटोरियल के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे कभी एक नया एनवायरनमेंट आपको क्रिएट कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। सही है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे, मैं यहीं पे टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। फाइल के यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाके न्यू टर्मिनल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है यहाँ पे कौन सा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का जो टर्मिनल है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोंडा क्रिएट डैश डैश नेम, और यहाँ पे मैं कोंडा का नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कोंडा। ठीक है, कोंडा क्रिएट डैश डैश नेम। अब मैं यहाँ पे अपने उसका नेम दूंगा, मैं लिखूंगा numpy numpy EDA-TNB। ठीक है, मैंने ये लिखा, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ पाइथन। ठीक है, पाइथन इज इक्वल टू 3.12। ठीक है, पाइथन का भी 3.12 वर्जन आ चुका है, तो मैंने वो लिख लिया, कोंडा क्रिएट डैश डैश नेम numpy EDA-ENV। ये numpy EDA-ENV मेरे एनवायरनमेंट का नाम है। ठीक है, फिर मैंने उसको बताया कि इसके अंदर आपने पाइथन का कौन सा वर्जन करना है, आप चाहें तो पाइथन का 11 वर्जन भी कर सकते, 3.11। तो मैंने इसको बोला कि मुझे पाइथन का 3.11 वर्जन चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो आपके पास इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने एंटर किए, तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करेगा, एनालिसिस करेगा एंड नेटवर्क वगैरह चेक करेगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये मेरा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखें, इसने कुछ चीजें रिट्रीव की हैं, देन अभी पैकेजेस वगैरह कलेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे अभी ये मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये अभी यहाँ पे चीजें देख रहा है। सही है, तो ये अभी यहाँ पे मुझसे पूछेगा। देखिए, अभी यहाँ पे देखें, ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं ये सारी चीजें इंस्टॉल कर लूं। देखो, अब यहाँ पे मैंने नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो इसको ये सारी चीजें तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि यस वाई। मैंने वाई लिखा, एंटर किया, और अभी ये सारी चीजें जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास इंटरनेट अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा इन्वायरमेंट तो क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर हम दो चीजें और इंस्टॉल करेंगे, एक हम इसके अंदर कर्नल इंस्टॉल करेंगे, एक हम इसके अंदर पांडास और numpy की लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो फिर हम इस एनवायरनमेंट को यूज करके अपनी numpy की कोडिंग जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो ये अभी एग्जीक्यूटिंग को जो है वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे जो है वेट करते हैं, एंड वेट करने के बाद हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, numpy का
इंस्टॉल भी करेंगे, पांडास को भी इंस्टॉल करेंगे और IPY कर्नल को भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है, तो वो कहता है कि एनवायरनमेंट को एक्टिव करने के लिए आप इसको यूज करें, इस कमांड को। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे नीचे ये मैंने लिखा है कोंडा एक्टिवेट numpy EDA-ENV, कोंडा स्पेस एक्टिवेट स्पेस numpy EDA-ENV, ठीक है। ये मेरे एनवायरनमेंट का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास बिल्कुल नीचे numpy EDA-ENV जो है वो मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये चीज इंस्टॉल करें, कोंडा इंस्टॉल IPY कर्नल, ठीक है। कोंडा इंस्टॉल IPY कर्नल, कर्नल की स्पेलिंग है KERNEL, ठीक है। आप इसको गलत लिख लेते हैं, आप KERNEL लिख लेते हैं, NEL आपने लिखना, ठीक है। तो आपने ये चीज इंस्टॉल करनी है। अभी यहाँ पे ये कोंडा इंस्टॉल करेगा IPY कर्नल को, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, चीजों को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये इंस्टॉल करेगा, सही है। तो यहाँ पे अभी ये पैकेजेस वगैरह कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहे क्या मैं ये चीज इंस्टॉल कर लूँ, तो मैं इसको प्रोसीड करूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं, ये यहाँ पे इंस्टॉल कर ले, एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे कि मजीद यहाँ पे हमारा क्या काम है, सही है। अभी चीजें जो है वो हमारी इंस्टॉल हो रही हैं, इंस्टॉल हो चुकी हैं। ट्रांजैक्शन को प्रिपेयर कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, एंड उसके बाद एग्जीक्यूट कर देगा, एंड देन हमारा IPY कर्नल जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब IPY कर्नल हमें क्यों जरूरत पड़ती है, अगर आप यहाँ पे देखें ना इस फाइल के अंदर, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पांडास प्रैक्टिस ये ENV है, जो कि हमने पांडास वाले कोर्स में यूज किया था। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए IPY कर्नल की जरूरत पड़ती है, इस वजह से जो है वो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा कोंडा इंस्टॉल पांडास, ठीक है, पांडास इंस्टॉल पांडास, तो मैंने सिर्फ लिखा। अब ये पांडास इंस्टॉल करेगा एंड देन हमारे पास numpy इंस्टॉल करेगा। अब मैं पांडास क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, देखिए numpy के साथ अगर आपने काम करना है तो आपको पांडास की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने एनालिसिस वगैरह करना है, ठीक है। एनालिसिस वगैरह करने के लिए आपको कोई ना कोई डेटा सेट चाहिए, तो डेटा सेट जब आपको चाहिए होगा ना, तो डेटा सेट आप किस तरह रीड करेंगे, पांडास के थ्रू रीड करेंगे ना, रीड CSV। तो देन इसी वजह से जो है मैं यहाँ पे पांडास वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 92 MB की है, कुछ फाइल्स हैं जो थोड़ी बड़ी हैं, तो आपको इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर जो है ये फाइल्स है, बड़ी बड़ी फाइल्स आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। कोशिश करें आपके पास वाईफाई हो, अगर वाईफाई नहीं है तो मोबाइल का अच्छा नेटवर्क आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पांडास जो है वो हमारे पास इंस्टॉल होने वाली है, पांडास भी हमारे पास इंस्टॉल हो गई। अब जस्ट हमारे पास रह गई है numpy। हम लिखेंगे कोंडा इंस्टॉल numpy, जैसे हम लिखेंगे तो हमारे पास numpy जो है वो भी हमारे पास सेटअप हो जाएगी, सही है। ये एग्जीक्यूट हो जाए ट्रांजैक्शन, तो देन मैं लिखता हूँ कोंडा इंस्टॉल numpy, तो ये मेरे पास अभी डन हो गई। अभी मैंने यहाँ पे लिखना है कोंडा इंस्टॉल numpy, तो अभी यहाँ पे ये हमारे पास numpy इंस्टॉल करेगा, एंड देन हम अपना numpy की कोडिंग जो है वो फिर अभी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा वगैरह कलेक्ट कर रहा है, ये डेटा वगैरह कहाँ से कलेक्ट होता है, ये इंटरनेट से कलेक्ट करता है, ठीक है। वैसे तो हमें हर जगह पे खुद जाके वो मतलब कलेक्ट करनी होती थी ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन प्रॉम्प्ट्स के थ्रू करते हैं या इन कमांड्स के थ्रू करते हैं तो ये सारी चीजें खुद जो है वो जल्दी जल्दी कर, वैसे numpy की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वहाँ पे जाके आपको numpy इंस्टॉल करना होता है, सब कुछ करना होता है, लेकिन कमांड्स के थ्रू ये सारी चीजें बहुत ईजिली हो जाती है, सही है ना। अच्छा, वो कहता है कि numpy वगैरह पहले से ही जो है वो कहता है कि यहाँ पे इसके अंदर इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। जब हम पांडास इंस्टॉल कर रहे थे तो पांडास के साथ ही numpy इंस्टॉल हो जाती है। तो यहाँ पे उसने बोला कि ऑल रिक्वेस्टेड पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, numpy हमारे पास इंस्टॉल हो गई है, पांडास भी और सारा कुछ सेटअप भी हो गया। तो मैं यहाँ पे पांडास प्रैक्टिस ENV पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट अनदर कर्नल पाइथन एनवायरमेंट्स, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए numpy का इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास numpy EDA-ENV मेरे पास आ गया है, और मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे कोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ import pandas as PD and import numpy as NP, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये मेरे पास ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है, ग्रीन हो जाते हैं अगर मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो कर्नल है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और मेरी ये लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अगर ये ग्रीन ना होते, ये रेड नीचे आपके पास रेड लाइन आती, तब आपके पास आपको
ये एरर थ्रो कर रहा है कि अभी आप अभी जो आपका एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये चीजें अभी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीजें अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मेरे पास मेरे एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल हो गई है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, कभी कभी जब आप यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट कर भी लेते हैं ना, और यहाँ पे आप इम्पोर्ट pandas एज पीडी या इम्पोर्ट numpy एज एनपी लिखते हैं, ये ग्रीन नहीं होता, ये व्हाइट रहता है। तो जब तक आपके पास नीचे रेड कलर की लाइन ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो एरर आए है। अगर व्हाइट है तो आप एक बार रन करके चेक करें, क्या पता वो सिर्फ यहाँ पे सही से मतलब इतना उसके पास इंटरनेट नहीं है या इतना वो मतलब लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ उनको ग्रीन नहीं कर रहा, इसका मतलब वो कनेक्ट हो जाते हैं। जब तक आपके पास रेड लाइन नहीं आती इसका मतलब कोई एरर नहीं है। अगर आपके पास रेड लाइन आती है सिर्फ तब एरर होता है, सही है। अभी यहाँ पे मेरे पास वैसे ग्रीन हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आप देखें अभी यहाँ पे वो कुछ सेकंड्स ले रहा है, क्योंकि इन लाइब्रेरीज को वो यहाँ पे क्या करेगा, उनको देख रहा है कि वो सही से इंस्टॉल हुई है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रन कर लिया है, तो यहाँ पे अभी वो इम्पोर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 11 सेकंड लिए हैं, ये कभी आप बस 11 सेकंड लेते हैं जब पहली बार आप इनको मतलब इम्पोर्ट करते हैं। जब आप दोबारा इम्पोर्ट करेंगे या आप इसको दोबारा कभी इस एनवायरनमेंट का यूज करेंगे तो ये सेकंड्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, 1-2 सेकंड के अंदर। यहाँ पे अभी मेरे पास 11 सेकंड लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों लाइब्रेरी जो है वो इम्पोर्ट हो गई है, तो अभी हम जो है अपनी कोडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, सही है। किधर गया मेरे पास, यहाँ पे हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली, numpy को भी इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज numpy array। हमारे पास numpy array बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे वो कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन numpy इज nd array। वो कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है numpy का वो आपके पास क्या है, nd array। अब यहाँ पे ये है कि nd array का मतलब क्या है, which stands for n dimensional array। n डायमेंशनल अरे, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डायमेंशंस के अरे होते हैं। अब आपके डेटा सेट के मुताबिक कौन से डायमेंशनल अरे आपने यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारी चीजें स्टडी करेंगे ना, क्योंकि हमने तो ऐसा स्टडी करना है numpy को कि जैसे जो स्टूडेंट उसका जिस मतलब डायमेंशन के डेटा के साथ भी वास्ता पड़े वो सबको जो है वो अच्छे से हैंडल भी कर सके और उन पे एनालिसिस भी परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि एन अरे इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ नंबर स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वे। वो कहते हैं कि अरे आपके पास क्या है, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की सिंपल तरीके की जो है वो कलेक्शन होती है नंबर्स की, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये आपके पास अरे है। अब numpy अरेज कैन बी, numpy की जो अरेज हैं वो क्या हो सकते हैं, वो 1 डायमेंशनल अरे भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल अरे भी हो सकती हैं एंड 3 डायमेंशनल अरे भी हो सकती हैं। अब 1 डायमेंशनल अरे कौन सी होती है, अ सिंगल रो ऑफ नंबर्स लाइक अ लिस्ट। अगर सिर्फ आपके पास एक रो है ऐसे, ठीक है, एक रो है आपके पास और उसमें सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगी 1 डायमेंशनल अरे। अगर रोज एंड कॉलम्स, अगर आपके पास कोई टेबल है जिसके अंदर रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़े हो 9th 10th में या 11th 12th में, ठीक है, मैट्रिक्स होते हैं, तो मैट्रिक्स को आप यहाँ पे क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल अरे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास होता है 3 डायमेंशनल अरे। इसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं लाइक अ क्यूब ऑफ डेटा। आपने क्यूब देखा हो ना, क्यूब, उसकी एक साइड होती है, दूसरी साइड अप डाउन लेफ्ट राइट, वो क्यूब जो होता है बिल्कुल उसी तरह होती है ये आपके पास 3 डायमेंशनल अरे, ठीक है। और जो 2 डायमेंशनल अरे है वो आपके पास क्या होती है, वो जो मैट्रिक्स होते हैं उसकी तरह होती है, और जो 1 डायमेंशनल अरे है वो एक सिंगल रो होती है, मतलब उसमें सिर्फ रो होती है, सही है। तो हम यहाँ पे अभी क्रिएट करते हैं अपनी फर्स्ट क्या, numpy अरे। तो numpy अरे पहले मुझे यहाँ पे पाइथन की एक लिस्ट जो है वो बनानी है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लिस्ट बना के अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। तो हम काम जो है वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये चीजें हमने सीखी हुई हैं। आप अगर यहाँ पे numpy सीखने आए तो इसका मतलब क्या है कि आपको पाइथन भी अच्छे से आती, आपको पांडास भी क्लियर है। अगर आपको पांडास क्लियर नहीं भी है तो भी ये जो चीज अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट की है, नंबर्स इज इक्वल टू, और आगे मैंने एक ब्रैकेट लगा के 10 20 30 40 50 लिखा है, ये आपके पास पाइथन की लिस्ट है, ठीक है। तो ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। अगर आप numpy सीख रहे हैं तो आपको पाइथन आनी चाहिए, अगर आपको पाइथन नहीं आती तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एक लफ्ज टाइप नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा टाइम भी बचे। ऐसे अगर मैं एक एक चीज करता हूँ तो ये तो लेक्चर्स घंटों में चले जाएंगे, एक एक लेक्चर्स घंटे में चला जाएगा, ठीक है। तो हमने अपने चीजों को सीखना भी है और फास्ट तरीके से सीखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, नंबर्स इज इक्वल टू 10 20 30 40 50, ये मेरे पास पाइथन की लिस्ट है, क्या है, लिस्ट। तो मैं अब देखें
इसके अंदर सेम टाइप ऑफ वैल्यूज हैं, तो इसको मैं अरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं अरे में इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपने एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बनाने के बाद आपने इस फंक्शन का यूज करना है। ये numpy का बिल्ट इन फंक्शन है, np.array। नाम क्या है इस फंक्शन का, डॉट अरे। मतलब numpy डॉट अरे जैसे ही आप लिखेंगे उसके अंदर आप जो भी लिस्ट डालेंगे वो लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, अरे में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक चीज आप अपने माइंड में रखनी है, जो लिस्ट आप इसे दे रहे हैं वो सेम टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए, उस लिस्ट के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पे मैं अरे, या मैं यहाँ पे ये खुद लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अरे इज इक्वल टू np डॉट अरे, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ नंबर्स, ठीक है। नंबर्स मैंने इसके अंदर क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरे पास लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली जो है मैं यहाँ पे उसको अरे भी बना रहा हूँ, ठीक है। आप इसको एक ऐसे तरीके के साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर आप चाहते हैं ना, ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, np डॉट अरे। मतलब अगर आप नहीं चाहते कि आप ऊपर वाली वो बनाए, नंबर्स वाली लिस्ट बनाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 10, ठीक है। तो आप ऐसे भी नम पे अरे करके उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह आप जो है वो लिस्ट बना सकते हैं, इस तरह, ठीक है। ये आप दे दें एंड यहाँ पे आप अरे को ये इनिशियलाइज कर दें इसकी जगह, ठीक है। इसकी जगह आप ये चीज भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसका भी मतलब सेम एंड सेम वही है कि अगर आप पहले लिस्ट बना लें और फिर np डॉट अरे करके उसके अंदर नंबर्स लिख दें, या आप इसको इस तरह डायरेक्ट लिख दें, तो दोनों काम सेम ही है, बस लिखने के तरीकेकार अलग अलग। सही है ना। तो नम पे अरे क्या कर देगा, ये जो आपके पास लिस्ट है इसको अरे बना देगा और असाइन कर देगा कि इसको ARR, मतलब कि हम शॉर्ट फॉर्म में अरे को ARR बोलते हैं, ठीक है। तो जब कहीं पे भी आपको ARR लिखा हुआ नजर है तो इसका मतलब है ये अरे वर्ड है, ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ अरे, प्रिंट करता हूँ अरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अरे प्रिंट किया और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ, आपने अभी एक चीज नोटिस करनी है, ये मैंने अरे प्रिंट किया ना, तो आप अरे देखें 10, 20, 30, 40, 50, आप बोलेंगे ये तो लिस्ट है, लिस्ट नहीं है, अब ये अरे है। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये प्रिंट किया अरे और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वो नंबर्स को भी, तो दोनों में फर्क चेक करना। ये नंबर्स जो है ना, ये वाला नंबर, ये है पाइथन की नॉर्मल लिस्ट, और ये अब जो मेरे पास अरे आया है ना, ये है numpy का। इसमें अभी से ही फर्क शुरू हो जाएगा। जैसे अभी मैं रन करता हूँ, मैंने अभी रन किया, तो फर्क आप लोग देखें, जो numpy करे होता है ना उसमें कॉमा नहीं आता, उसमें कॉमा नहीं आता। लेकिन जो नॉर्मल अरे होता है ना उसमें आपके पास सॉरी, जो नॉर्मल लिस्ट होती है पाइथन की उसमें आपके पास कॉमाज आते हैं। सही है, numpy की अरे में कॉमाज नहीं आते, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में याद रखना। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का डाउट वो यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि नंबर्स इज अ नॉर्मल पाइथन लिस्ट, np डॉट अरे कन्वर्ट इट इनटू अ numpy अरे, ठीक है। np डॉट अरे फंक्शन जो है ये क्या करता है, जो पाइथन की लिस्ट है उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, numpy अरे के अंदर। और यहाँ पे एक चीज बोलता है, नोटिस देयर आर नो कॉमास इन द आउटपुट। वो बोलता है कि numpy की जो अरे है उसके अंदर कोई भी कॉमा वगैरह जो है वो नहीं आता। दिस इज हाउ numpy डिस्प्लेस अरे, कि इस तरह जो है numpy अपने अरे को डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि चेकिंग अरे इंफॉर्मेशन। अगर आपको अरे की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, सबसे पहले तो आपको अरे का डेटा टाइप चेक करना है, तो वो आप कैसे चेक करेंगे। आपको अगर अरे के शेप चेक करने के, मतलब उसमें कितनी वैल्यूज हैं, कितने कॉलम्स हैं, वो अगर आपको चेक करना है तो वो आप अरे डॉट शेप लगाएंगे। इसी तरह वो कहता है कि अगर आपको अरे का साइज चेक करना है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, जो अरे डॉट शेप है वो आपको बताता है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। और जो आपके पास जहाँ पे है ना साइज वाला, अरे डॉट साइज आपको बताता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसी तरह यहाँ पे अरे डॉट एन डिम, मतलब कि नंबर ऑफ डायमेंशनल, एन डिम को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डायमेंशनल। ये आपको बताता है कि अरे के अंदर कितनी डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट AR डॉट डी टाइप्स, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा डी टाइप्स, सॉरी डी टाइप है, डी टाइप्स है, अच्छा डी टाइप, मैंने डी टाइप्स लिखा, एस लिखा, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ,
तो यहाँ पे वो देखते हैं तो वो मुझे कहता है कि जो मेरा अरे है इसकी जो टाइप है, इसके अंदर जो डेटा है वो कौन सा है, वो है इंटीजर 64। कौन सा है? इंटीजर 64 बिट। मतलब कि जो मेरे पास जो अरे है जिसके अंदर अभी मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने अभी अरे बनाया है, इसकी जो डेटा टाइप है, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो है इंटीजर 64 बिट वाली। सही है। मैं इसका साइज चेक करूं तो आपने सिंपल लिखना है प्रिंट अरे डॉट साइज, अरे डॉट साइज। मैंने इसको रन किया तो बोलता है 5। इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं? कौन सी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट अरे डॉट शेप, प्रिंट अरे डॉट शेप। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ये कहते हैं 5। अब यहाँ पे इसने सिर्फ 5 लिखा, फिर इसने कॉमा लगाया और आगे इसने कुछ नहीं लिखा, तो फिर इसने कॉमा क्यों लगाया? देखिए नॉर्मल जो अरे डॉट शेप है ना, ये हम यूज करते हैं जब हमारे पास 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। ठीक है। जब मेरे पास क्या हो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, क्यों? क्योंकि ये जो कॉमा से पहले वैल्यू लिखी हुई है वो है रो की, कॉमा से पहले वैल्यू लिखी नहीं, जो कॉमा से पहले वैल्यू लिखी हुई है वो है कॉलम की, जो कॉमा के बाद वैल्यूज होती है वो होती है रो की। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये मेरे पास जो अरे है इसके अंदर ये 10 जो है ये एक कॉलम है। ठीक है। ये 20 जो है ना 20, ये मेरे पास दूसरा कॉलम है। देखें 10 एक जगह पे लिखा हुआ है, 20 दूसरी जगह पे लिखा हुआ है, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा, फिर इस तरह 30, फिर 40, फिर 50। ये मेरे पास टोटल 5 कॉलम हो रहे हैं और रो मेरे पास एक है। ठीक है। इसी वजह से अगर सिंगल रो है तो वो वहां पे सिर्फ 5, मतलब वो आपको सिर्फ वहां पे शो करेगा कि 5 कॉलम्स हैं, रो इसमें सिर्फ मतलब वही एक है। ठीक है। वो सिर्फ कॉलम्स को फिर गिनता है। अगर रो एक से ज्यादा हो जाए ना तो फिर वो फिर रो को भी काउंट करते हैं। ठीक है। तो आपने अरे डॉट शेप का जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर 2 डायमेंशनल जो अरे होती है उसको होता है। ठीक है। तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे तो ये सारी चीजें हम जो है वो कवर आउट करेंगे। एक मेरे पास रह गया है, वो मेरे पास है प्रिंट डॉट अरे डॉट एंड डिम। अरे डॉट एंड डिम मतलब एंड डिम का नंबर ऑफ डायमेंशंस के, मतलब ये जो अरे मेरे पास है इसकी नंबर ऑफ डायमेंशंस मेरे पास कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पे वो है प्रिंट arr डॉट एंड डिम, वो है मेरे पास 1। मतलब ये जो मेरे पास अरे है ये मेरे पास कौन से अरे है? ये मेरे पास है 1 डायमेंशनल अरे। ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि numpy अरे जो है वो हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, मतलब अरे के अंदर हम किस टाइप्स की डेटा टाइप्स की वैल्यूज जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि numpy स्टोर डेटा इन स्पेसिफिक टाइप्स। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स का डेटा है जो numpy अरे स्टोर करते हैं, उसके अलावा ये और किसी भी डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती। दी मोस्ट कॉमन वंस आर, और हमारे पास नॉर्मली जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो होता भी इसी टाइप्स में। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी मतलब इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है, मतलब कि ये वैसे बता रहे किस टाइप्स की अरेज है वो ये स्टोर करता है और बाकी अरेज जो है वो ये स्टोर नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास डेटा होता है वो तकरीबन होता ही नहीं डेटा टाइप्स के अंदर है। सही है। तो पहली जो डेटा टाइप्स हैं उसमें आता है int 32, int 64, मतलब int 32 बिट, इंटीजर 32 बिट्स और इंटीजर 64 बिट्स। उसके बाद ये फ्लोट 32 और फ्लोट 64 बिट्स जो है ये आप अपने पास क्या करते हैं स्टोर कर सकते हैं, और बुलियन को जो है ये स्टोर करता है और str। ठीक है। नीचे आगे लिखे हुए इनके डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए और आगे वैल्यूज लिखे हुए हैं, इनको आप जो है वो स्टडी कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि numpy ऑटोमेटिकली सिलेक्ट्स द बेस्ट डेटा टाइप। जब आप लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे ना, या जब आप जो डेटा सेट होगा, ठीक है, आपने ये देखें ये तो मैंने नॉर्मल अरे खुद बनाई है ना, ये अरे तो भी मैंने खुद बनाई। आप जब आप डेटा के साथ काम करते हैं तो वहां पे तो आपने अरे खुद नहीं बनानी होती ना, वो तो डेटा सेट के अंदर कॉलम्स होते हैं या रोज होते हैं, उनको आप लेके आते हैं numpy अरे में। तो वो किस तरह होते हैं देखें, जब आप उनको लेके आएंगे तो numpy खुद ही डिसाइड कर लेगा कि इनको फ्लोट की डेटा टाइप देनी है, इनको इंटीजर की डेटा टाइप देनी है, या इनको बूल की देनी है, या str की। देखिए वो खुद ही डिसाइड कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है बेस्ट डेटा टाइप जो कि उसके लिए परफेक्ट होती है। क्यों बेस्ट ऑटोमेटिकली करते हैं? ये जो ऑटोमेटिकली है ना, ये यहाँ पे जो हमने एक फीचर पढ़ा था, एडवांटेज पढ़ा था मेमोरी का, ये जो numpy है ये लेस मेमोरी क्यों यूज करता है? क्योंकि ये जिस डेटा के लिए जो डेटा टाइप बेस्ट होती है ये उसको उतनी ही डेटा टाइप देता है, और उस डेटा टाइप के हिसाब से जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो ये लेता है। ठीक है। तो अगर पाइथन लिस्ट की बात करें तो वो मेमोरी जो मतलब उसकी जो डेटा टाइप्स होती है वो हम डिसाइड करते हैं, हम उसमें किसी भी किस्म का डेटा दे देते हैं तो वो डायनामिकली हो जाती है। तो डायनामिकली होने के साथ साथ वो ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं। तो यही जो है मेन फर्क है इसके अंदर। सही है। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है। बट वी कैन आल्सो स्पेसिफाई इट मैनुअली। अगर आप चाहते हैं
कि मैं खुद डेटा टाइप डिसाइड करूँ, तो वो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना होता है, जब आप ये देखते हैं ना अरे इज इक्वल टू np डॉट अरे लिखने के बाद जब आप यहाँ पे अरे देते हैं, कॉमा लगा के आप उसकी डेटा टाइप भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखें, मैं एक दोबारा से अरे यहाँ पे मेरे पास है ना ये वाली, ठीक है, ये गई, ठीक है, ये मेरे पास, मैं एक दोबारा अरे बनाता हूँ ना, RR1, ठीक है, मेरे पास RR2, ठीक है, 1 तो ऊपर हो गई, RR2 np डॉट अरे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अरे बनाता हूँ 10, 20 एंड 30, और यहाँ पे कॉमा लगा के डी टाइप लगा के इसको मैं क्या दे दूँ, इसको मैं दे दूँ फ्लोट दे दूँ, फ्लोट 64 32, फ्लोट 32 दे देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ फ्लोट ही आएगा, फ्लोट 32 ये वाला नहीं आते, ठीक है, इसमें हाँ जस्ट फ्लोट ही आएगा, ठीक है। तो ये खुद डिसाइड कर लेगा कि इसको फ्लोट 32 के अंदर रखना है या 64 के अंदर रखना है, लेकिन ये मैंने बता दिया कि इसको क्या किसके अंदर रखो, फ्लोट के अंदर रखो। लेकिन अगर आप डेटा की तरफ देखो ना, तो डेटा मेरे पास है इंटीजर, डेटा मेरे पास कौन सा इंटीजर, लेकिन मैं उसको रख किसके अंदर रहा हूँ, फ्लोट के अंदर, तो ये मैं खुद भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर देखिए मैं अगर फ्लोट के अंदर रखूंगा और डेटा है इंटीजर का, तो मेरी मेमोरी ज्यादा यूज होगी, क्यों, क्योंकि इंटीजर के डेटा को मैं फ्लोट के अंदर रख रहा हूँ, फ्लोट के अंदर डेसिमल्स भी आते हैं, उसकी मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मेमोरी क्या होगी, ज्यादा यूज होगी, क्योंकि मैंने इंटीजर के अंदर से जा रहा हूँ बड़े डेटा टाइप के अंदर, फ्लोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से नंपाई जो ऑटोमेटिकल करता है वो बेस्ट होता है जो हम करते हैं। हाँ, हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इंटीजर कर दूंगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो नंपाई खुद करता है वो बेस्ट होता है हमारे लिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ARR2, ठीक है, ये करने के बाद और ये भी बता पूछ लेता हूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या है, ARR2 डॉट डी टाइप, ठीक है। तो ये मैंने लाइक लिया और इसको मैं रन कर देता हूँ, तो मैंने रन किया। आप यहाँ पे देखें 10 डॉट 20 डॉट 30 डॉट, ये डॉट जो है वो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि ये फ्लोट के अंदर है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे डॉट ना है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मतलब फ्लोट के बाद भी कोई डेसिमल नंबर होता तो वो यहाँ पे डॉट के आगे लिख के आता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो इसी वजह से उसने यहाँ पे जीरो वगैरह लगाना जो है मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ पे वो बोलता है कि ये जो नंबर्स हैं ये फ्लोट 64 बिट के अंदर, ठीक है। मजीद हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो कहता है कि व्हाई नंपाई इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस। तो नंपाई जो है वो फाउंडेशन क्यों है डेटा साइंस की, वो यहाँ पे बोलता है कि ऑलमोस्ट एवरी डेटा साइंस लाइब्रेरी इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नंपाई, ठीक है। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो नंपाई के क्या हैं, मतलब नंपाई को ही यूज करते हुए वो लगभग बनाई गई हैं, क्योंकि देखो जो भी लाइब्रेरी है उसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा होता है, और जब उसको काम करना है न्यूमेरिकल डेटा के साथ, तो वो फिर क्या होता है, नंपाई का यूज करेगा, सही है। जिस वजह से आपको डेटा साइंस के अंदर नंपाई की जरूरत पड़ती है। Pandas uses NumPy as arrays internally for storing data. Pandas यूज करता है NumPy के अरेज को डेटा को इंटरनली स्टोर करने के लिए। अगर आप पांडास के अंदर काम कर रहे हैं और पांडास के अंदर कहीं पे अगर आपको लिस्ट वगैरह इस तरह डेटा वगैरह स्टोर करना है, तो वो NumPy का यूज करते हैं। इसी वजह से जब मैंने देखा ना, जब मैंने पांडास को इंस्टॉल किया था, तो NumPy जो है वो मेरे पास बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गई थी। वो क्यों इंस्टॉल हो गई थी, क्योंकि पांडास उसको यूज करता है, इस वजह से। यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के बारे में बताता है कि मैटप्लॉटलिब यूजेस NumPy अरेज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ। वो NumPy के अरेज को यूज करते हुए ग्राफ्स बनाता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, वो भी हम सीखेंगे। मैटप्लॉटलिब को भी हम आगे कवर करेंगे आने वाले कोर्सेज में, ठीक है। Scikit-learn मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, यूजेस NumPy अरेज फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीन लर्निंग मॉडल्स को में अंदर जब आप काम करते हैं तो तब आपको भी NumPy अरे की जरूरत पड़ती है। टेंसरफ्लो ये भी, और PyTorch, ये दोनों भी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं, ये भी यूज करते हैं NumPy स्टाइल अरे, मतलब NumPy का जो अरे का जो स्टाइल है उसको यूज करते हैं डीप लर्निंग के लिए, सही है ना, इस तरह। दिस इज व्हाई NumPy प्रॉपर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मूविंग टू एडवांस टॉपिक्स। अगर आपने आगे एडवांस टॉपिक्स पे जाना है, मशीन लर्निंग, AI, अगर आपने इस तरह के साइट्स पे जाना है, तो आपको NumPy पहले आनी चाहिए। पांडास हम सीख चुके हैं और NumPy भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, और इसमें हमने देखा कि NumPy हमारे पास क्या है, क्यों जरूरी है डेटा साइंस के अंदर, और इसके अंदर हम इसके साथ हम काम कैसे कर सकते हैं, और इसका सेटअप भी हमने देख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और उसमें हम मजीद जो है NumPy को एक्सप्लोर करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।